नमस्कार दोस्तों, मैं हिंदी सुधा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल हिंदी सुधा अध्ययन केंद्र में। दोस्तों, आज मैं कक्षा 9 की पुस्तक कृतिका भाग 1 से हरीश्वर नाथ रेणु की अत्यंत प्रसिद्ध रचना है, रिपोर्टाज है यह इस जल प्रलय में नामक पाठ का वाचन करूंगी। आप सभी लोग मेरे साथ बने रहिएगा। इस पाठ से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे हम उनको भी देखेंगे, इस पाठ की समीक्षा को भी देखेंगे और इस पाठ के सार को भी स्पष्ट करते हुए हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो दोस्तों, आइए बिना किसी विलंब के हम सबसे पहले इस जल प्रलय के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद पाठ की तरफ अग्रसर होंगे। यह जो इस जल प्रलय में रेणु जी का बहुत ही मर्मस्पर्शी जो है रिपोर्टाज है। ऋण जल धन जल नाम से रेणु ने सूखा और बाढ़ पर कुछ बहुत ही अत्यंत मर्मस्पर्शी रिपोर्टाज लिखे हैं, जिसका एक सुंदर उदाहरण उन्होंने इस जल प्रलय में दिया है। यह छोटा सा उसका एक अंश है। इस पाठ में उन्होंने 1975 की जो पटना में प्रलयकारी बाढ़ आया था, प्रलयकारी बाढ़ जो आया था पटना में, उसका इन्होंने अत्यंत रोमांचक वर्णन किया हुआ है, जिसके वे स्वयं भुक्तभोगी भी रहे हैं और उस कठिन आपदा के समय की मानवीय व्यवस्था को इन्होंने दिखाया है। उस समय जो मानवीय व्यवस्था थी उसको भी उन्होंने इस पाठ में दिखाया है और यातना को भी इन्होंने अपने ही शब्दों में जो है साकार किया है। उन्होंने ऋण जल धन जल पुस्तक में कुत्ते की आवाज शीर्षक से पटना की बाढ़ का जो वर्णन किया है, उसे जाबिर हुसैन ने संपादित कर साक्ष्य पत्रिका के नदियों की आग विशेषांक में इस जल प्रलय में शीर्षक से संकलित किया है। प्रस्तुत पाठ वहीं से लिया गया है, इसे आप सभी लोग जान लीजिएगा। आइए तो हम पाठ की तरफ अग्रसर होते हैं। इस जल प्रलय में जो है यह रेणु जी की अत्यंत प्रसिद्ध रचना है, जो कि ऋण जल धन जल का एक छोटा सा अंश है। आपको दिख रहा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। मेरा गांव ऐसे इलाके में है जहां हर साल पश्चिम, पूरब और दक्षिण की कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित प्राणियों के समूह आकर पनाह लेते हैं। पनाह का अर्थ क्या होता है दोस्तों? पनाह का अर्थ होता है शरण लेते हैं। सावन भादों में ट्रेन की खिड़कियों से विशाल और सपाट परती अर्थात कि जिस पर कुछ उगता न हो, जो खाली छोड़ी हुई जमीन है, परती पर गाय बैल उगने का होता है। यहाँ परती का अर्थ होता है जहाँ कोई कुछ लगाया ना हो, सिर्फ वो खाली जमीन छोड़ दी गई हो। परती पर गाल गाय बैल भैंस बकरों के हजारों झुंड मुंड देख कर ही लोग बाढ़ की विभीषिका का अंदाजा लगाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो विभीषिका का अर्थ क्या होता है, तो जो भयंकरता का यहाँ तात्पर्य है। विभीषिका का अर्थ किससे लिया गया है? तो भयंकरता अर्थात भयानक स्थिति से लिया गया है। लगाते हैं। परती क्षेत्र में जन्म लेने के कारण अपने गांव के अधिकांश लोगों की तरह मैं भी तैरना नहीं जानता, किंतु 10 वर्ष की उम्र से पिछले साल तक बॉय स्काउट, स्वयं सेवक, राजनीतिक कार्यकर्ता अथवा रिलीफ वर्कर की हैसियत से बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में काम करता रहा हूँ और लिखने की बात हाई स्कूल में बाढ़ पर लेख लिखकर प्रथम पुरस्कार पाने से लेकर धर्मयुग में कथा दशक ये कथा दशक है। ये धर्मयुग में कथा दशक के अंतर्गत बाढ़ की पुरानी कहानी को नए पाठ के साथ प्रस्तुत कर चुका हूँ। जय गंगा 1947, जय गंगा जो है 1947। डायन कोसी 1948, हड्डियों का पुल 1948 आदि छिटपुट रिपोर्टाज के अलावा, तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। डायन कोसी, हड्डियों का पुल और ये जब जय गंगा, यह इनका जो है बहुत ही छिटपुट छोटे छोटे रिपोर्टाज है, जिसके माध्यम से इन्होंने अपने सृजन क्षमता को आगे बढ़ाया है।
मेरे कई उपन्यासों में बाढ़ की विनाश लीलाओं के अनेक चित्र अंकित हुए हैं, किंतु गांव में रहते हुए बाढ़ से घिरने, बहने और फंसने और भोगने का अनुभव कभी नहीं हुआ। तो ये ध्यान रखिएगा, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि मेरे कई उपन्यासों में बाढ़ की विनाश लीलाओं के अनेक चित्र अंकित हुए हैं, किंतु गांव में रहते हुए बाढ़ से घिरने, बहने, फंसने और भोगने का अनुभव कभी नहीं हुआ। वह तो पटना शहर में सन 1967 में हुआ, जब 18 घंटे की अविराम वृष्टि के कारण, वृष्टि मतलब वर्षा, अविराम वृष्टि के कारण पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर, पुनपुन का पानी जो है राजेंद्र नगर, कंकड़बाग तथा अन्य निचले हिस्सों में घुस आया था। अर्थात बाढ़ को मैंने भोगा है, शहरी आदमी की हैसियत से। इसीलिए इस बार जब बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा, पटना का पश्चिमी इलाका छाती भर पानी में डूब गया। तो हम घर में ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, ये ध्यान रखिएगा, ये पूछ सकता है दोस्तों। ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी और कंपोज की गोलियां जमाकर बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे। सुबह सुना राजभवन और मुख्यमंत्री निवास प्लावित। तो प्लावित का अर्थ क्या होगा? जिस पर बाढ़ का पानी चढ़ाया हो, जो जल में डूब गया हो, उसे प्लावित बोलते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, प्लावित हो गया है। दोपहर में सूचना मिली, गोलघर जल से घिर गया है। यो सूचना बांग्ला में इस वाक्य से मिली थी, जानो गोलघर डूबे गे छे। और ये देखिए बांग्ला का है, गोलघर डूबे गे छे कहने से हो गया कि जो यहाँ गोलघर जल से गिर गया है, इसका ये बांग्ला में अनुवाद है। और 5 बजे तक काफी हाउस जाने के लिए तथा शहर का हाल मालूम करने निकला तो रिक्शे वाले ने हंसकर कहा, अब कहाँ जाइएगा? काफी हाउस में तो अबले पानी आ गया होगा। अबले का अर्थात अब तक, अबले का अर्थ तात्पर्य क्या होगा? अब तक पानी आ गया होगा। चलो, पानी कैसे घुस गया है, वही देखना है। कहकर हम रिक्शा पर बैठ गए। साथ में नई कविता के एक विशेषज्ञ व्याख्याता आचार्य कवि मित्र थे, जो मेरी अनवरत अनर्गल अनपढ़ अनगढ़ गद्यमय स्वगत स्वगतोक्ति से कभी बोर नहीं होते। धन्य है। तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे अनवरत का अर्थ क्या होता है? तो अनवरत का अर्थ होता है निरंतर। अनर्गल मतलब जो बिना शब्द, बिना सार्थकता के कोई बात करता हो, बेतुकी बात करता हो, उसे अनर्गल बोलते हैं। अनगढ़ मतलब विचारहीन, जो किसी विचार से गढ़ा ना गया हो, जो आया सो बोल दिया जाए। ये ध्यान रखिएगा, ये तीनों जो है बहुत महत्वपूर्ण है। गद्य में स्वगतोक्ति, तो यहाँ स्वगतोक्ति से अपने आप में कुछ बोलना से कभी बोर नहीं होते। धन्य है। यहाँ आगे देखते हैं हम, मोटर, स्कूटर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ट्रक, टमटम, साइकिल, रिक्शा पर और पैदल लोग पानी देखने जा रहे हैं। लोग पानी देखकर लौट रहे हैं। देखने वालों की आंखों में जुबान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आ गया है? पानी कहाँ तक आ गया है? देखकर लौटते हुए लोगों की बातचीत, फ्रेजर रोड पर आ गया क्या? पार कर गया। श्री कृष्णपुरी, पाटलिपुत्र कॉलोनी, बोरिंग रोड, इंडस्ट्रियल एरिया का कहीं पता नहीं। अब भट्टाचार्य जी, रोड पर पानी आ गया होगा। छाती भर पानी है। विमेंस कॉलेज के पास डुबाव पानी है। आ रहा है, आ गया, घुस गया, डूब गया, बह गया। हम जब कॉफी हाउस के पास पहुंचे, कॉफी हाउस बंद कर दिया गया था। सड़क के एक किनारे एक मोटी टूरी की शक्ल में गेरुआ, गेरुआ मतलब जो नारंगी कलर का कपड़ा पहने होते हैं ना, गेरुआ झाग फेन में उलझा पानी तेजी से सरकता आ रहा था।
मैंने कहा, आचार्य जी आगे जाने की जरूरत नहीं, वो देखिए आ रहा है मृत्यु का तरल दूत। आतंक के मारे मेरे दोनों हाथ बरबस जुड़ गए और सभय प्रणाम निवेदन में मेरे मुंह से कुछ अस्फुट शब्द निकले। अस्फुट मतलब कि बिना कहे अपने आप निकल जाना। हाँ, मैं जो कि समझ में ना आया, स्फुट अर्थात कि जो मतलब अस्पष्ट न हो और वो शब्द निकल जाए। हाँ, मैं बहुत कायर और डरपोक हूँ। रिक्शा वाला बहादुर है, कहता है चलिए ना थोड़ा और आगे। भीड़ का एक आदमी बोला, है रिक्शा रिक्शा करंट बहुत तेज है, आगे मत जाओ। मैंने रिक्शे वाले से अनुनय भरे स्वर में कहा, लौटा ले भैया, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। रिक्शा मोड़कर हम अप्सरा सिनेमा शो बंद के बगल से गांधी मैदान की ओर चले। यहाँ गांधी मैदान पूछ सकता है, तो गांधी मैदान का चर्चा कहाँ हुआ है तो ये ध्यान रखिएगा। पैलेस होटल और इंडियन एयरलाइंस दफ्तर के सामने पानी भर रहा था। पानी की तेज धारा पर लाल हरे नियम नियन विज्ञापन किए नियन विज्ञापन की विज्ञापनों की परछाइयां सैकड़ों रंगीन सांपों की सृष्टि कर रही थी। मैदान की रेलिंग के सहारे हजारों लोग खड़े देख रहे थे। दशहरा के दिन रामलीला के राम के रथ की प्रतीक्षा में जितने लोग रहते हैं, उससे कम नहीं थे। गांधी मैदान के आनंद उत्सव, सभा सम्मेलन और खेल कूद की सारी स्मृतियों पर धीरे धीरे एक गैरिक का अर्थ होता है गिरवे रंग का आवरण आच्छादित हो रहा था। आच्छादित मतलब छा गया था। हरियाली पर सनही 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 में ये अव्यय शब्द है, धीरे धीरे सनही सनही पानी घिर फिरते देखने का अनुभव सर्वथा नया था। इसी बीच एक अंधेड़ मुस्तंड और गवार जोर जोर से बोल उठा, ईह। जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलट कर देखने भी नहीं आए। अब बूझो। मैंने अपने आचार्य कवि मित्र से कहा, पहचान लीजिए, यही है वह आम आदमी जिसकी खोज हर साहित्यिक गोष्ठियों में होती रहती है। उसके वक्तव्य में दानापुर के बदले उत्तर बिहार अथवा कोई भी बाढ़ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्र जोड़ दीजिए। शाम के 7:30 बज चुके और आकाशवाणी के पटना केंद्र से स्थानीय समाचार प्रसारित हो रहा था। पान की दुकानों के सामने खड़े लोग चुपचाप उत्कड़ होकर सुन रहे थे, अर्थात कि उत्साहित होकर के कुछ सुनने की इच्छा रख करके सुन रहे थे। पानी हमारे स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुंच चुका है और किसी भी क्षण स्टूडियो में प्रवेश कर सकता है। समाचार दिल दहलाने वाला था। कलेजा धड़क उठा। मित्र के चेहरे पर भी आतंक की कई रेखाएं उभरी, किंतु हम तुरंत ही सहज हो गए, यानी चेहरे पर चेष्टा करके सहजता ले आए, क्योंकि हमारे चारों ओर कहीं कोई परेशान नजर नहीं आ रहा था। पानी देखकर लौटते हुए लोग आम दिनों की तरह हंस बोल रहे थे, बल्कि आज तनिक अधिक ही उत्साहित थे। हाँ, दुकानों में थोड़ी हड़बड़ी थी। नीचे के सामान ऊपर किए जा रहे थे। रिक्शा, टमटम, ट्रक और टेम्पो पर सामान लादे जा रहे थे। खरीद बिक्री बंद हो चुकी थी। पान वालों की बिक्री अचानक बढ़ गई थी। आसन्न संकट से कोई आसन्न का अर्थ होता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोस्तों, आसन्न का अर्थ होता है पास आया हुआ। आसन्न संकट से कोई प्राणी आतंकित नहीं दिख रहा था। पान वाले के आदमकद आईने में इतने लोगों के बीच हमारी ही सूरतें मुहर्रमी नजर आ रही थी। मुझे लगा अब हम यहाँ थोड़ी देर भी ठहरेंगे तो वहाँ खड़े लोग किसी भी क्षण ठठा कर हम पर हंस पड़ते हैं सकते थे। जरा इस बुजदिलों का हुलिया देखो, क्योंकि वहां ऐसी ही बातें चारों ओर उछाली जा रही थी। एक बार डूब ही जाएं। धनुषकोटि की ये धनुषकोटि क्या है, तो वहां के एक जगह का नाम है। धनुषकोटि की तरह पटना लापता न हो जाए, कहीं सब पाप धुल जाएगा। चलो गोलघर के मुंडे पर ताश की गड्डी लेकर बैठ जाएं। बिस्कोमान बिल्डिंग की छत पर क्यों नहीं? भई यही माकूल मौका है। माकूल मतलब सही।
माकूल का अर्थ क्या है? सही मौका है। इनकम टैक्स वालों को एंड इसी मौके पर काले कारोबारियों के घर पर छापा मारना चाहिए। आसानी बा माल आसामी माल है। फिर राजेंद्र नगर चौराहे पर मैगजीन कॉर्नर की आखिरी सीढ़ियों पर पत्रिकाएं पूर्वत बिछी हुई थी। सोचा, एक सप्ताह की खुराक एक ही साथ ले लूं। क्या क्या ले लूं? इडली चेंज या एक ही सप्ताह में फ्रेंच जर्मन सिखा देने वाली किताबें अथवा योग सिखाने वाली कोई सचित्र किताब। मुझे इस तरह किताबों को उलटते पलटते देखकर दुकान का नौजवान मालिक कृष्णा पता नहीं क्यों मुस्कुराने लगा। ये ध्यान रखिएगा, कृष्णा दुकान का मालिक क्या था? कौन था? तो कृष्णा था। किताबों को छोड़ कई हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी सिने पत्रिकाएं लेकर लौटा। मित्र ने विदा होते हुए कहा, पता नहीं कल हम कितने पानी में रहे। बहरहाल जो कम पानी में रहेगा वह ज्यादा पानी में फंसे मित्र की सुधि लेगा। फ्लैट में पहुंचा ही था कि जनसंपर्क की गाड़ी भी लाउड स्पीकर से घोषणा करती हुई राजेंद्र नगर पहुंच चुकी थी। हमारे गोलंबर के पास कोई भी आवाज चारों बड़े ब्लॉकों की इमारतों से टकरा कर मंडराती हुई 4 बार प्रतिध्वनि करती होती होती है। सिनेमा अथवा लॉटरी की प्रचार गाड़ी यहाँ पहुंचते ही भाइयों पुकार कर एक क्षण के लिए चुप हो जाती है। पुकार मंडराती हुई प्रतिध्वनि तो होती है, भाइयों भाइयों भाइयों। एक अलमस्त जवान रिक्शा चालक है जो अक्सर रात के सन्नाटे में सवारी पहुंचाकर लौटते समय इस गोलंबर के पास अलाप उठता है, सुन मेरे बंधु, रे न रे, सुन मेरे मितवा, वाह वाह वाह। गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी से ऐलान किया जाने लगा, भाइयों ऐसी संभावना है कि बाढ़ का पानी रात्रि के करीब 12 बजे तक लोहानीपुर, कंकड़बाग और राजेंद्र नगर में घुस जाए, अतः आप लोग सावधान हो जाएं। प्रतिध्वनि, सावधान हो जाएं, सावधान हो जाएं। मैंने गृह स्वामिनी से पूछा, गैस का क्या हाल है? बस उसी का डर है, अब खत्म होने वाला है। असल में सिलेंडर में मीटर वीटर की कोई चीज नहीं होने से कुछ पता नहीं चलता, लेकिन अंदाज है कि 1 या 2 दिन कोयला है, स्टोव है, मगर किरासन एक ही बोतल फिलहाल बहुत है। बाढ़ का भी यही हाल है, मीटर उटर की तरह कोई चीज नहीं होने से पता नहीं चलता कि कब आधम के। मैंने कहा, सारे राजेंद्र नगर में सावधान सावधान ध्वनि कुछ देर गूंजती रही। ब्लॉक के नीचे की दुकानों से सामान हटाए जाने लगे। मेरे फ्लैट के नीचे के दुकानदार ने पता पता नहीं क्यों इतना कागज इकट्ठा कर रखा था, एक अलार्म लगाकर सुलगा दिया। हमारा कमरा धुएं से भर गया। सारा शहर जगा हुआ है। पश्चिम की और कान लगाकर सुनने की चेष्टा करता हूँ। हाँ, पीर मुहानी या सलीमपुरा अहरा अथवा जनक किशोर नवल किशोर रोड की ओर से कुछ हलचल की आवाज आ रही है। लगता है 1-1:30 बजे रात तक पानी राजेंद्र नगर पहुंचेगा। सोने की कोशिश करता हूँ लेकिन नींद आएगी भी नहीं। कंपोज की टिकिया अभी नहीं, कुछ लिखूं, किंतु क्या लिखूं? कविता शीर्षक बाढ़ आकुल प्रतीक्षा। नींद नहीं, स्मृतियां आने लगी एक एक कर, चलचित्र के बेतरतीब दृश्यों की तरह। सन 1947 मनिहारी तब पुड़िया अब कटिहार जिला के इलाके में गुरुजी स्वर्गीय सतीनाथ भादुड़ी के साथ गंगा मैया की बाढ़ से पीड़ित क्षेत्र में हम नाव पर जा रहे हैं। चारों ओर पानी ही पानी, दूर एक द्वीप जैसा बालूचर दिखाई पड़ा। हमने कहा, वहां चलकर जरा चहलकदमी करके टांगे सीधी कर लें। भादुड़ी जी कहते हैं, किंतु सावधान, ऐसी जगहों पर कदम रखने के पहले यह मत भूलना कि तुमसे पहले ही वहां हर तरह के प्राणी शरणार्थी के रूप में मौजूद मिलेंगे। और सचमुच चींटी चींटे से लेकर सांप बिच्छू और लोमड़ी सियार तक यहाँ पनाह ले रहे थे। भादुड़ी जी की हिदायत थी, हर नाव पर
पकाही घाव, पानी में पैर की उंगलियां सड़ जाती हैं, तलवों में घाव हो जाता है कि दवा, दिया सलाई की डिबिया और किरासन तेल रहना चाहिए। और सचमुच हम जहां जाते खाने पीने की चीज से पहले पकाही घाव की दवा और दिया सलाई की मांग होती है। ध्यान रखिएगा, पकाही घाव की दवा और दिया सलाई की मांग होती। सन 1949 उस बार महानंदा की बाढ़ से घिरे वापसी थाना के एक गांव में हम पहुंचे। हमारी नाव पर रिलीफ के डॉक्टर साहब थे। गांव के कई बीमारों को नाव पर चढ़ाकर कैंप में ले जाना था। एक बीमार नौजवान के साथ उसका कुत्ता भी कुई कुई करता हुआ नाव पर चढ़ आया। डॉक्टर साहब कुत्ते को देखकर भीषण भयभीत हो गए और चिल्लाने लगे, अरे कुकुर नहीं, कुकुर नहीं, कुकुर को भगाओ। बीमार नौजवान छप से पानी में उतर गया। हमार कुकुर नहीं जाएगा तो हमहू नहीं जाएगा। फिर कुत्ता भी छपाक पानी में गिरा। हमार आदमी नहीं जाएगा तो हमहू नहीं जाएगा। परमान नदी की बाढ़ में डूबे हुए एक मुसहरों की बस्ती में हम राहत बांटने गए। खबर मिली थी वे कई दिनों से मछली और चूहों को झुलसा कर खा रहे हैं, किसी तरह भी जी रहे हैं। किंतु टोले के पास जब हम पहुंचे तो ढोलक और मंजीरा की आवाज सुनाई पड़ी। जाकर देखा, एक ऊंची जगह मचान बनाकर स्टेज की तरह बनाया गया है। बलवाही नाच हो रहा है। बलवाही नाच का तात्पर्य है एक जाति आदिवासी जो दोनों पत्तले आदि बनाने का काम करता है, दोने और पत्तल बनाने का काम करता है। ध्यान रखिएगा, एक प्रकार का लोक नृत्य है बलवाही। बलवाही क्या है? तो एक प्रकार का लोक नृत्य है। नाच हो रहा था। लाल साड़ी पहनकर काला कलूटा नटुआ दुल्हन का हाव भाव दिखला रहा था। यानी वह धानी है, घरनी धानी घर छोड़कर मायके भागी जा रही है और उसका घरवाला पुरुष उसको मना कर राह से लौटाने गया है। इस पद के साथ ही ढोलक पर द्रुत ताल बजने लगा। धा गिड़ 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 धा गिड़ गिड़ चकै चकै चक दुम चकै चक दुम चकै चक चक दुम चक दुम चक दुम। कीचड़ पानी में लथपथ भूखे प्यासे नर नारियों के झुंड में मुक्त खिलखिलाहट लहरें लेने लगती हैं। हम रिलीफ बांटकर भी ऐसी हंसी उन्हें दे सकेंगे क्या? शास्त्री जी आप कहाँ हैं? बलवाही नाच की बात उठते ही मुझे अपने परम मित्र भोला शास्त्री की याद हमेशा क्यों आ जाती है। एक बार 1937 में सिमरन वनी शंकरपुर में बाढ़ के समय नाव को लेकर लड़ाई हो गई थी। मैं उस समय बालचर बॉय स्काउट था। गांव के लोग नाव के अभाव में केले के पौधे का भेला बनाकर किसी तरह काम चला रहे थे और वहीं जमींदार के लड़के नाव पर हारमोनियम तबला के साथ झिंझिर जल विहार करने निकले थे। गांव के नौजवानों ने मिलकर उनकी नाव छीन ली थी। थोड़ी मारपीट हुई थी और 1967 में जब पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर में आया था, तब ये एक नाव पर कुछ सजे धजे युवक और युवतियों की टोली किसी फिल्म में देखे हुए कश्मीर का आनंद घर बैठे लेने के लिए निकली थी। नाव पर स्टोव जल रहा था, केतली चढ़ी हुई थी, बिस्कुट के डिब्बे खुले हुए थे। एक लड़की प्याले में चम्मच डालकर एक अनोखी अदा से नेस्कैफे के पाउडर को मथ रही थी, एस्प्रेसो बना रही थी। शायद दूसरी लड़की बहुत मनोयोग से कोई सचित्र और रंगीन पत्रिका पढ़ रही थी। मनोयोग का अर्थ बताइएगा, इसमें कौन सी संधि है? मनोयोग में कौन सी संधि है? एक युवक दोनों पांवों को फैलाकर बांस की लग्गी से नाव खे रहा था। दूसरा युवक पत्रिका पढ़ने वाली लड़की के सामने अपने घुटने पर कोहनी टेक कर कोई मनमोहक डायलॉग बोल रहा था। पूरे वॉल्यूम में बजते हुए ट्रांजिस्टर पर गाना आ रहा था, हवा में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का। हो जी, हो जी, हो जी। हमारे ब्लॉक के पास गोलंबर में नाव पहुंची थी।
कि अचानक चारों ब्लॉक की छतों पर खड़े लड़कों ने एक ही साथ किलकारियों, सीटियों, फप्तियों की वर्षा कर दी और इस गोलंबर में किसी भी आवाज की प्रतिध्वनि मडरा-मडरा कर गूंजती है, सो सब मिलाकर स्वयं ही जो ध्वनि संयोजन हुआ, उसे बड़े से बड़े गुणी संगीत निर्देशक बहुत कोशिश के बावजूद नहीं कर पाते। उन फूहड़ युगों की सारी एग्जीबिशनिज्म तुरंत छूमंतर हो गई और युवतियों के रंगे लाल-लाल होंठ और गाल काले पड़ गए। नाव पर अकेला ट्रांजिस्टर था, जो पूरे दम के साथ मुखर था। नैया तोरी मझधार होशियार होशियार काहू राम सिंगार पनिया आ रहलो है वहू न आ रहलो है। 2:30 बज गए मगर पानी अब तक आया नहीं। लगता है कहीं अटक गया अथवा जहां तक आना था आकर रुक गया अथवा तटबंध पर लड़ते हुए इंजीनियरों की जीत हो गई शायद या कोई दैवी चमत्कार हो गया। नहीं तो पानी कहीं भी जाएगा तो किधर से? रास्ता तो इधर ही है। चारों ब्लॉकों के प्राय सभी फ्लैटों की रोशनी जल रही है, बुझ रही है। सभी जगे हुए हैं। कुत्ते रह रहकर सामूहिक रुदन करते हैं और उसे उन्हें राम सिंगार की मंडली डांट कर चुप करा देती है। चुप चुप। मुझे अचानक अपने उन मित्रों और स्वजनों की याद आई जो कल से ही पाटलिपुत्र कॉलोनी श्रीकृष्णपुरी बोरिंग रोड के अथाह जल में घिरे हैं। जितेंद्र जी, विनीता जी, बाबू भैया, इंदिरा जी पता नहीं कैसे हैं, किस हाल में है वे। ये ध्यान रखिएगा, पात्रों को ये स्मरण रखिएगा। जितेंद्र जी, विनीता जी, बाबू भैया, इंदिरा जी पता नहीं कैसे हैं, किस हाल में है वे। शाम को एक बार पड़ोस में जाकर टेलीफोन करने के लिए चोंगा उठाया। बहुत देर तक कई नंबर डायल करता रहा। उधर सन्नाटा था एकदम, कोई शब्द नहीं, टुंग फुंग, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। बिस्तर पर करवट लेते हुए फिर एक बार मन में हुआ, कुछ लिखना चाहिए, लेकिन क्या लिखना चाहिए? कुछ भी लिखना संभव नहीं और क्या जरूरी है कि कुछ लिखा ही जाए? नहीं, फिर स्मृतियों को जगाऊं तो अच्छा। पिछले साल अगस्त में नरपतगंज थाना चकरदाहा गांव के पास छाती भर पानी में खड़ी एक आसन्न प्रसवा था, जिसको अभी भी बच्चा होने वाला है, आजकल में कभी भी बच्चा हो सकता है, हमारी ओर गाय की तरह टुकुर टुकुर देख रही थी। नहीं, अब भूली बिसरी याद नहीं, बेहतर है आंखें मूंद कर सफेद भेड़ों के झुंड देखने की चेष्टा करूं। उजले उजले सफेद भेड़ों के झुंड झुंड, किंतु सभी उजले भेड़ अचानक काले हो गए। बार बार आंखें खोलता हूँ, मूंदता हूँ, काले को उजला करना चाहता हूँ। भेड़ों के झुंड भूरे हो जाते हैं। भेड़ काले भूरे, किंतु उजले उजले गेहुए रंग के भेड़। कोई द्याखो एको ऐसे गेछे जल झकझोर कर मुझे जगाया गया। घड़ी देखी, ठीक 5:30 बज रहे थे। सवेरा हो चुका था। आ रहलो है पनिया, धनिया गैलो हो राम सिंगार, हो मोहन, रामचिन्नर, अरे हो। आंखें मलता हुआ उठा। पश्चिम की ओर थाना के सामने एक सड़क पर मोटी डोली की शक्ल में मुंह में झाग फेन लिए पानी आ रहा है। ठीक वैसा ही जैसा शाम को कॉफी हाउस के पास देखा था। पानी के साथ साथ चलता हुआ किलोल करता हुआ बच्चों का एक दल। उधर पश्चिम दक्षिण कोने पर दिन भर अतिथिशाला से और आगे बस्ती के पास बच्चे कूद क्यों रहे हैं? नहीं, बच्चे नहीं, पानी है। वहां मोड़ है, थोड़ा अवरोध है, इसलिए पानी उछल रहा है। पश्चिम उत्तर की ओर ब्लॉक नंबर 1 के पास पुलिस चौकी के पिछवाड़े में पानी का पहला रेला आया। ब्लॉक नंबर 4 के नीचे सेठ की दुकान की बाएं बाजू में लहरें नाचने लगी। अब मैं दौड़कर छत पर चला गया। चारों
और शोर कोलाहल, कलरव, चीख पुकार और पानी का कलरव रव, लहरों का नर्तन, सामने फुटपाथ को पार कर अब पानी हमारे पिछवाड़े में सशक्त बहने लगा है। यह सशक्त का अर्थ है तेज। यहाँ तेज से तात्पर्य है सशक्त से। तो गोलंबर के गोल पार्क के चारों ओर पानी नाच रहा है। आ गया, पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, चढ़ रहा है, करंट कितना तेज है, सोन का पानी है, नहीं गंगा जी का है, आ गए लोग। सामने की दीवार पर ईंटें जल्दी जल्दी डूबती जा रही हैं, बिजली के खंभे का काला हिस्सा डूब गया, ताड़ के पेड़ का तना क्रमशः डूबता जा रहा है, डूब रहा है। अभी यदि मेरे पास मूवी कैमरा होता, अगर एक टेप रिकॉर्डर होता, बाढ़ तो बचपन से ही देखता आया हूँ, किंतु पानी का इस तरह आना कभी नहीं देखा। अच्छा हुआ जो रात में नहीं आया, नहीं तो भय के मारे न जाने मेरा क्या हाल होता। देखते ही देखते गोल पार्क डूब गया, हरियाली लोप हो गई। अब हमारे चारों ओर पानी नाच रहा था, भूरे रंग के भेड़ों के झुंड, भेड़ दौड़ रहे हैं, भूरे भेड़। वह चाय वाले की झोपड़ी गई, चली गई। काश मेरे पास एक मूवी कैमरा होता, एक टेप रिकॉर्डर होता, तो क्या होता? अच्छा है, कुछ भी नहीं। कलम थी, वह भी चोरी हो गई, वो चली गई। अच्छा है, कुछ भी नहीं मेरे पास। इस प्रकार जो है यह पाठ यहाँ समाप्त होता है इस जल प्रलय में। और आप अगर आप लोगों के पास समय हो दोस्तों, तो इस जो यह पाठ है ऋण जल धन जल जो पाठ है नामक पाठ है, इसको आप लोग अवश्य पढ़िएगा। इसका एक छोटा सा अंश हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। और आप आइए इससे प्रश्नोत्तरी भी देख लेते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को देखते हैं हम। प्रश्नोत्तरी है, बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे? तो बाढ़ की खबर सुनकर लोग घरों में ईंधन, दिया सलाई, मोमबत्ती, आलू, सिगरेट, पीने के पानी, कंपोज की गोलियां और पत्र पत्रिकाएं एकत्र करके रखने लगे, जिससे बाढ़ के दिनों में उन्हें कोई तकलीफ ना हो, हर चीज उपस्थित हो। तो ये प्रश्न हमारा यही पूर्ण हुआ। दूसरा प्रश्न देखते हैं, बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था? तो लेखक जो है वो बचपन से ही बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों को देखता आ रहा था और उसमें जो है वो सहायता प्राप्त मतलब सहायता लोगों को पहुंचाता था। तो इसलिए वो बताता है कि उसने सुना कि पटना के राजभवन, मुख्यमंत्री निवास, राजेंद्र नगर आदि क्षेत्रों में बाढ़ का पानी आ गया है। तो वह बाढ़ के लिए विकराल जो बाढ़ है वह विकराल रूप लेकर के आया हुआ है। और उसमें जो है लेखक को यह देखने की उत्सुकता थी कि वह बाढ़ जो है वह अत्यधिक विकराल रूप में कैसा दिख रहा है। तो यही उत्सुकता जो है लेखक को वहां ले जाने के लिए अपने आप को प्रतिपुष्टि देती है। तो लेखक उस बाढ़ को अपनी आंखों से देखना चाहता था, इसीलिए उसकी उत्सुकता जो है बहुत बढ़ी हुई थी। सबके जवान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आ गया है? इस कथन से जनसमूह की कौन सी भावनाएं व्यक्त होती हैं? तो ये ध्यान रखिएगा। तीसरा प्रश्न है ये, सबकी जुबान पर एक ही जिज्ञासा थी कि पानी कहाँ तक आ गया है। इस कथन से ज्ञात होता है कि लोग बाढ़ की विभीषिका से बहुत ही दुखी थे। वह बाढ़ की स्थिति को जानना चाहते थे, जिससे कि यह अनुमान लगा सके कि उनका क्षेत्र बाढ़ से कितना सुरक्षित है। क्या बाढ़ का पानी उनके क्षेत्र तक पहुंच सकता है या नहीं? चौथा प्रश्न देखते हैं, तो मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है और क्यों? तो सबको अपने अंदर डुबोते हुए तेजी से उफनाते हुए बाढ़ के पानी को मृत्यु का तरल दूत कहा गया है। यह बाढ़ का पानी जिस क्षेत्र में पहुंच जाता है वहां तहस नहस कर देता है, वहां की चीजों को नष्ट कर देता है, वहां अपनी गति और तेजी से सबको डुबोते हुए वह आगे बढ़ता है, इसलिए उसको मृत्यु का तरल दूत कहा गया है बाढ़ को। पांचवा प्रश्न देखते हैं, आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तरफ से कुछ सुझाव दीजिए। तो स्पष्टीकरण इसमें देखिए बहुत सारे सुझाव दिए गए हैं कि जब आपदा आती है, समस्याएं आती हैं, तो उनमें हमें क्या करना चाहिए? उनमें हमें हमेशा सजग और सचेत रहना चाहिए।
जैसे नदियों में गंदगी नहीं प्रवाहित करनी चाहिए, प्लास्टिक पॉलिथीन आदि से जो निर्मित वस्तुएं हैं उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए, घरेलू कूड़े को कूड़ेदान में ही डालना चाहिए, प्राकृतिक वनस्पतियों जीव जंतुओं को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। यहाँ पे ये स्पष्टीकरण कर सकते हैं। आगे देखते हैं छठा प्रश्न। इह जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलट कर देखने भी नहीं गए। अब बूझो इस कथन द्वारा लोगों की किस मानसिकता पर चोट चोट की गई है। इसको देखिएगा, ये छठा प्रश्न है। जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलट कर देखने भी नहीं गए। इस कथन में माध्यम से जो लेखक है उन लोगों की मानसिकता को बताता है जिनको केवल अपनी चिंता है, अर्थात स्वार्थ की भावना को दिखा रहा है, जिनको सिर्फ अपनी चिंता है, अपने दुख को देखते हैं, दूसरों के दुख और कष्ट से उनको कोई परवाह नहीं है। तो यहाँ पे जो है यही दिखाना चाहते हैं लेखक। और पानी में डूबता जा रहा जो दानापुर है बाढ़ से, तो उसमें उन्होंने बताया कि पटना के लोग उसे तमाशा समझकर देखने के लिए आने लगे हैं। लेखक के कहने का तात्पर्य यह है। सातवां प्रश्न देखिएगा, खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक बढ़ गई थी। तो खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री में अचानक वृद्धि इसलिए हो गई थी कि लोग मतलब जो पान वाला है उसके यहाँ रेडियो रखा था और रेडियो सुनने के लिए समाचार, आकाशवाणी से जो समाचार आ रहा था उसको सुनने के लिए वहां भीड़ मचाए हुए थे और सुनते सुनते वह पान भी खाते थे, इसलिए जो है पान की बिक्री बढ़ जाती है। जब लेखक को यह एहसास हुआ, आठवां प्रश्न देखिएगा, जब लेखक को यह एहसास हुआ कि उसके इलाके में भी पानी घुसने की संभावना है, तो उसने क्या-क्या प्रबंध किए हैं। तो ये बिल्कुल सरल सी वार्ता है। जब लेखक को यह एहसास होता है कि बाढ़ का पानी उसके क्षेत्र में भी आ सकता है, उसके इलाके में भी आ सकता है, तो अपनी पत्नी से भी पूछता है कि घर में सारे सामान मतलब गैस है और भी चीजें उपस्थित है कि नहीं है, क्योंकि पत्नी से जब उत्तर मिलता है उसको कि फिलहाल अभी काम चल जाएगा, तो वह घर में खाद्य सामग्री, पढ़ने के लिए पत्रिकाएं, दवा आदि इत्यादि चीजों का प्रबंध करने के लिए चल देता है। आगे देखिएगा। नौ नवा प्रश्न है, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारियों के फैलने की आशंका रहती है। तो बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में बुखार, प्लेग, हैजा, मलेरिया इत्यादि बीमारियों के फैलने की आशंका रहती है। 10वां प्रश्न देखिएगा, नौजवान के पानी में उतरते ही कुत्ता भी पानी में कूद गया। ये ध्यान रखिएगा, कूद गया। दोनों ने किस भावनाओं के वशीभूत होकर ऐसा किया। 10वां प्रश्न है, जब डॉक्टर साहब ने नौजवान के साथ जब कुत्ते को ले जाने से मना कर दिया, तो नौजवान कहकर जो है वह भी नाव से जो है उतर जाता है। नौजवान जो रहता है वह नाव से उतर जाता है और उसके पीछे पीछे उसका जो कुत्ता रहता है वह भी नाव से उतर जाता है, कूद जाता है। तो यह ज्ञात होता है कि दोनों में एक दूसरे के प्रति असीम स्नेह था, असीम प्रेम था। यह बात प्रकृति में विद्यमान है कि जीव जंतुओं के प्रति प्रेम भावना जो है वह भी, जो जीव जंतु है वह भी मनुष्य की तरह अपने प्रेम भाव को दर्शाते हैं, अर्थात कि मनुष्य और जीव जंतुओं में बहुत ही प्रगाढ़ प्रेम होता है। इस बात को यहाँ बता रहा है। अगला देखते हैं 11वां प्रश्न, अच्छा है कुछ भी नहीं, कलम थी वह भी चोरी चली गई। अच्छा है कुछ भी नहीं मेरे पास, मूवी कैमरा, टेप रिकॉर्डर आदि की तीव्र उत्कंठा होते हुए भी लेखक ने अंत में उपयुक्त कथन क्यों कहा। तो ये ध्यान रखिएगा, इसको देख लेते हैं। ये 11वां प्रश्न है। अच्छा है कुछ भी नहीं, कलम थी वह भी चोरी चली गई। अच्छा है कुछ भी नहीं मेरे पास, इस कथन को कहने से पूर्व लेखक यह सोचता है कि काश हमारे पास कैमरा होता, टेप रिकॉर्डर होता, तो मैं इस जल प्रलय के दृश्य को श्रव्य और दृश्य दोनों माध्यम से स्मृतियों में सुरक्षित रखता। लेकिन जब वह साधारण बाढ़ को साक्षात जल प्रलय के रूप में बदलने ते देखा, तो उसे यह सोचकर संतोष होता है कि हमारे पास इस जल प्रलय में बहने के लिए कुछ भी नहीं। इस तरह से इस कथन के माध्यम से लेखक अपने अंदर की हताशा और पीड़ा को व्यक्त कर रहा है। 12वां प्रश्न देखिएगा, आपने भी देखा होगा कि मीडिया द्वारा प्रस्तुत की गई घटनाएं कई बार समस्याएं बन जाती हैं। ऐसी
किसी घटना का उल्लेख कीजिए। मीडिया द्वारा अच्छी तरह से जांचे परखे बिना प्रस्तुत की गई घटनाएं ही हमारा समस्या का रूप ले लेती हैं। इस समय समस्त संचार माध्यम प्रसारित हो रहे हैं कि भारत देश का एक निर्दोष व्यक्ति गलती से सीमा पार कर पाकिस्तान में घुस गया है, जिसे वहां की मीडिया आतंकवादी मानकर फांसी की सजा देने की मांग कर रही है। मीडिया यह बात जानने का प्रयास नहीं कर रही है कि भारत का व्यक्ति किस कारण पाकिस्तान की सीमा में आया और कैसे आया। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। अपनी देखी सुनी किसी आपदा का वर्णन कीजिए। तो ये आप लोग अपने मेरे कमेंट बॉक्स में जो है अपने किसी घटना को आप लोग बता सकते हैं जो आप लोगों ने कभी जीवन में देखी हो। तो इस प्रकार जो है यह हमारा पाठ जो है यहाँ पूरा हो जाता है। और इससे संबंधित हम और भी तथ्यों को देख सकते हैं। आप लोग बताइएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में हमें कि दिया सलाई जो है वह किस भाषा का शब्द है। दिया सलाई, दिया सलाई जो है वह किस भाषा का शब्द है, ये बताइएगा आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में। और एग्जिबिशनिज्म यह किस भाषा का है। एग्जिबिशनिज्म जो है यह किस भाषा का शब्द है, यह भी बताइएगा। ट्रांजिस्टर शब्द कहाँ का है, किस भाषा का है, ये भी बताइएगा। ट्रांजिस्टर, ये सब आप हमें जो है बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से, इसको बताइएगा दोस्तों। इस जल प्रलय में थोड़ा सा इसका सार संदर्भ हम आपको अंतिम में बताना चाहते हैं, क्योंकि हमने आपको प्रश्न उत्तरी भी करा दी है और बाकी चीजें भी हो चुकी है। थोड़ा सा सार संदर्भ देख लीजिएगा इस जल प्रलय का। देखिए दृश्य यहाँ दिख रहा है। यह ऋण जल धन जल नाम से जो रेणु जी ने लिखा था, सूखा और बाढ़ पर कुछ अत्यंत मर्मस्पर्शी इन्होंने रिपोर्टाज लिखा है। इन्होंने वहां की विविधता को बताया हुआ है और वहां की स्थिति को दिखाते हुए उन्होंने यह बताया कि जब जो है कभी आपदा आती है, बाढ़ आती है, तो हमारे मनों में कितना बड़ा तांडव मचा जाती है, कितना हतोत्साहित कर देती है। ऐसा लगता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, हमारा सब कुछ बह गया। तो उस पीड़ा को जो है रेणु जी ने यहाँ स्पष्ट किया है। तो अब दोस्तों, अब अगले पाठ में हम आपसे पुनः मिलेंगे नए रचना के साथ। अगली कक्षा में उपस्थित होंगे। आप सभी लोग जुड़े रहिएगा हमारे साथ। इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।